क्या घर जरूरत आधारित उत्पाद नीड बेस्ड प्रोडक्ट है या है एक निवेश, एक इन्वेस्टमेंट? घरों का इस्तेमाल ट्रेडिंग कमोडिटी के रूप में क्यों किया जा रहा है? जब यह आपकी बुनियादी जरूरत है तो आपको ज्यादा रिटर्न देने वाले असेट क्लास के रूप में रियल एस्टेट का लालच क्यों दिया जाता है? मीडिया में इस बात पर बहस चल रही है कि रियल एस्टेट एक असेट है या लायबिलिटी। तो क्या आपको यह सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या ऐसी बहसें नीड वर्सेस ग्रीड, जरूरत वर्सेस लालच के इस मुद्दे को असल मुद्दे से भटकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? एक घर, रिहाइश, आश्रय, भोजन और कपड़े जैसी अन्य बुनियादी जरूरतों से सिर्फ इसलिए अलग क्यों होना चाहिए क्योंकि उसका वैल्यू बना रहता है, उसकी कीमत बढ़ती रहती है और वह एक पेरिशेबल कमोडिटी नहीं होता है। सॉरी फ्रेंड्स, आप सभी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, जो घर जैसी बुनियादी जरूरत वाली चीज को एक असेट क्लास मानने के लिए सभी को कन्विंस, कंफ्यूज या करप्ट करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। और मैं एक बार फिर से एक कंट्रोवर्शियल और अनप्लीजेंट मुद्दा उठा रहा हूं जो वेस्टेड इंटरेस्ट को आहत करता है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं मीडिया वर्ल्ड में रियल एस्टेट पे होने वाली कई डिबेट्स का हिस्सा रहा हूं और हर बार मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि ज्यादातर चर्चा इस बात पर केंद्रित रहती है कि रियल एस्टेट एक असेट है या लायबिलिटी, क्या घर खरीदना चाहिए या किराए पर रहना बेहतर है, किसी प्रॉपर्टी बाजार का औसत आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और मुझे बस यही आश्चर्य होता है कि सारा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन पर क्यों किया जा रहा है, न कि इस बात पे कि घर जैसी बुनियादी जरूरत वाली चीज को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। हाउसिंग शॉर्टेज और डिमांड सप्लाई का अंतर जैसे मुद्दे हाउसिंग मार्केट के आंकड़े मात्र नहीं होते हैं, बल्कि ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है। आज के सारे मीडिया डिबेट्स पर मेरी बुनियादी आपत्ति यह है कि आप चाहे किसी भी पक्ष में हो, आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप लार्जर रियल एस्टेट इकोसिस्टम के वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में खेल रहे हैं। इस इकोसिस्टम में सभी कनेक्टेड पार्टीज, बिल्डर, ब्रोकर, बैंक और यहां तक कि सरकार भी आपकी कीमत पर प्रॉफिट कमा रही है। आपने मेरे पिछले कई वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे आपकी घर की खरीदारी बिल्डरों को आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी बेचने में मदद करती है, ब्रोकर अपना कमीशन कमाते हैं, बैंक आपके होम लोन पर ब्याज कमाते हैं, जबकि सरकार बिल्डरों और घर खरीदारों दोनों से कई तरह के टैक्स लगाकर कमाई करती है। आप सरकार को जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी भी देते हैं। आज मैं एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करता हूं। क्या घर, जो खाने पीने और कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरतों में से एक है, इसको भी एक असेट क्लास माना जाना चाहिए? अगर हां, तो क्या आप खाने पीने या कपड़ों को भी एक असेट क्लास कहेंगे और उसे सट्टा या व्यापार के लिए जमा करेंगे? दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेश विशेषज्ञों में से एक, रिच डैड पुअर डैड से मशहूर रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि आपको अपने मुख्य घर या प्राइमरी हाउस और निवेश वाली रियल एस्टेट के बीच अंतर करना चाहिए। एक असेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं वहां वो आपको पैसे कमा कर नहीं देती है। यह देखने का भी समय है कि कैसे और कब भारतीय बाजार में घर धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा एक असेट क्लास बनते चले गए। हमारी प्रीवियस जनरेशन के लिए यह एक जरूरत थी और वो ज्यादातर घर तब बनाते थे जब उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए इसकी जरूरत होती थी। बेशक घर को हमेशा सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के साधन और इसलिए एक असेट क्लास के रूप में देखा जाता था, लेकिन उस पीढ़ी के लिए घर सिर्फ संकट के समय ही एक असेट था। इसे कभी भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या इससे भी बदतर एक कमोडिटी के रूप में नहीं देखा जाता था। हालांकि कई अन्य देशों में भी हाउस फ्लिपिंग एक व्यवसाय है, लेकिन भारतीय मुनाफे के लिए घरों का व्यापार करने के लिए नहीं जाने जाते थे। अपने घर से एक भावनात्मक लगाव और पारिवारिक सम्मान जुड़ा होता था।
मैं मानता हूं कि तकनीकी रूप से प्रॉपर्टी हमेशा से ही एक असेट क्लास रही है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से असेट वह चीज है जिसका मूल्य बना रहता है और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। यह भोजन और कपड़े जैसे अन्य बुनियादी जरूरतों की तरह नहीं है और ना ही कोई पेरिशेबल कमोडिटी है, लेकिन लंबे समय तक यह असेट भारतीयों के लिए सेफ्टी नेट की तरह रही थी, न कि पैसा लगाने की या इससे भी बदतर मुनाफाखोरी के लिए कारोबार किए जाने वाले वस्तु के तौर पे। 2005 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद देश में रियल एस्टेट में आई तेजी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बेशक एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी रही है। रियल एस्टेट का सारा विकास टॉप 8-10 शहरों तक ही सीमित रहा जो रोजगार के केंद्र थे। इसलिए बिल्डरों ने अपना ध्यान इन्हीं शहरों पर केंद्रित कर दिया और आपूर्ति की कथित कमी का एक गुटबंदी शुरू हो गई। कुछ इलाकों में आपूर्ति की यह कमी और कुछ इलाकों में जरूरत से ज्यादा आपूर्ति वास्तव में मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर था, डिमांड सप्लाई का गैप था, क्योंकि आवास की आपूर्ति सरकारी विकास एजेंसियों से निजी बिल्डरों के पास चली गई और एक अनरेगुलेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म ने रियल एस्टेट में एक ऐसा बाजार बना डाला जहां सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी ही मकसद बन गया। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए लिबरल और कट थ्रोट बैंक लोन ने आग में घी डालने का काम किया। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और अंडरराइटर्स एक ऐसे खेल में शामिल हो गए जिसने आम भारतीयों के मन में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूट जाने का डर पैदा कर दिया। संपत्ति की कीमतें ज्यादातर सट्टा थी और सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल रेट और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच शायद ही कोई मेल था। डीडीए, महाडा जैसी सरकारी विकास एजेंसियां धीरे धीरे आवास आपूर्ति व्यवसाय से बाहर हो गई और आवास व्यवसाय में एक मुक्त बाजार, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का उदय हुआ, जहां प्राइस इलास्टिसिटी ने प्राइस पॉइंट निर्धारित किया। औसत घर खरीदार की इस खेल में कोई आवाज या हिस्सेदारी नहीं थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जब प्राइस कार्टेलाइजेशन के कारण साल दर साल डबल डिजिट ग्रोथ हो रही थी तो बिल्डरों का पलड़ा भारी था। भले ही प्रोजेक्ट में देरी हो या संतुष्टि के स्तर तक न पहुंचे, खरीदार के पास चुनने की आजादी नहीं थी, क्योंकि बिल्डर MCLR जो बैंक का ऋण दर है उसके साथ 1% एडिशनल का रिफंड देने को तैयार था, लेकिन आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन उससे कहीं ज्यादा थी और कोई ना कोई ऊंची कीमत पर अपना पैसा लगाने के लिए तैयार रहता था। और यह घर जैसी बुनियादी जरूरत की चीज के ताबूत में पहली कील थी। अब आलोचक कहेंगे कि शेयर बाजार में भी कीमतों की अटकलबाजी एक हकीकत है और यहीं पे मेरी बुनियादी आपत्ति है। किसी शेयर का उचित मूल्य बाजार में जो होता है, जो पैसा बाजार में खरीदार देने को तैयार होता है, वो उस शेयर के इनहेरेंट वैल्यू पर निर्भर करता है, चाहे वह कंपनी की कमाई हो, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हो, इन्वेस्टमेंट हो या फ्यूचर का ओवरऑल ग्रोथ हो। लेकिन हाउसिंग बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ सर पे छत की जरूरत के अलावा कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं होता है और जाहिर है साथ में यह उम्मीद होती है कि भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी और इस तरह रियल एस्टेट कई लोगों के काले धन को पार्क करने का अड्डा बन गया और कीमतों में आर्टिफिशियल ग्रोथ का उन्माद फैल गया। रियल एस्टेट ट्रेडिंग में अमीर निवेशकों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और अंडरराइटर्स ने थोक बुकिंग, बल्क बुकिंग में हाउसिंग स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही घरों का 3-4 बार मालिकाना हक बदलना शुरू हो गया और यह जरूरत से ज्यादा एक असेट क्लास बन गया। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अमीर निवेशक ही प्राइस स्पेकुलेशन के खेल में लगे रहे और उन्होंने प्रॉपर्टी को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझा, बल्कि सैलरीड क्लास भी लिबरल होम फाइनेंस बिजनेस की बदौलत ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी के इस जाल में फंसता चला गया। एक दौर ऐसा भी था जब लॉन्च से लेकर पूरा होने तक घरों की कीमतें 4-5 सालों में दुगनी हो जाती थी और निवेश पर रिटर्न ROI सालाना 15 से 18% के दायरे में रहता था। यह रिटर्न इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट की सप्लाई ज्यादातर उन शीर्ष 8-10 शहरों तक सीमित थी जहां माइग्रेशन हो रहा था और नौकरियां मिल रही थी। इस हाई ROI को कलेक्टिव कॉन्शसनेस में न्यू नॉर्मल के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
इस प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी में फर्स्ट मूवर्स ने खूब पैसा कमाया और वही प्रॉपर्टी मार्केट के ताबूत में कील ठोकने जैसा था। घर उन भारतीयों के लिए सस्ते नहीं रहे जिन्हें अपने इस्तेमाल के लिए इनकी जरूरत थी। ये अब सिर्फ अमीर लोगों के लिए असेट क्लास बन गया। बिल्डर के पास रियल एस्टेट को रियल असेट के रूप में प्रचारित करने का पैसा भी था और संसाधन भी। यह इतना जबरदस्त था कि आम भारतीय इसे ही सच मानने लगे और इसके लिए किसी आम भारतीय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब सभी आंकड़े वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा नियंत्रित होते हैं और वास्तविकता से पूरी तरह अनजान होते हैं तो आप अक्सर उसी बात पर विश्वास कर लेते हैं जो मास मीडिया दिन रात प्रसारित कर रहा होता है। उदाहरण के लिए प्राइस एप्रिसिएशन के आंकड़े या हाई सेल्स के आंकड़े, ये आंकड़े कौन जारी कर रहा है? ये आंकड़े कैसे विश्वसनीय हैं? क्या आपके पास वास्तविकता की जांच करने के लिए कोई संसाधन है? ज्यादातर रियल एस्टेट के आंकड़े, चाहे प्राइस पॉइंट हो या सेल्स, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म द्वारा जारी किए जाते हैं जो खुद को प्रॉपर्टी सलाहकार भी बताते हैं। अब ब्रोकर अपने आकाओं बिल्डरों को नाराज नहीं कर सकते। मीडिया भी इस रियल एस्टेट इकोसिस्टम द्वारा नियंत्रित है क्योंकि वे प्रमुख विज्ञापनदाता हैं। मीडिया डिबेट्स में ज्यादातर कमेंटेटर्स बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी इस खेल में हिस्सेदारी होती है। रियल एस्टेट मीडिया बहसों में स्वतंत्र विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों और घर खरीदारों की उपस्थिति क्यों नहीं होती है? तो वो इतने स्मार्ट हैं, कोट अनकोट स्मार्ट, हर हाउसिंग डिबेट को नीड बेस्ड प्रोडक्ट से असेट की ओर मोड़ देते हैं और जब यह तर्क विफल हो जाता है क्योंकि इसमें अन्य असेट क्लासेस की तुलना में कम आरओआई होता है तो वह घर खरीदने की भावनाओं पर वापस आ जाते हैं। बी कंसिस्टेंट माय फ्रेंड्स। आप कितनी बार रियल एस्टेट की हकीकतों या ग्राउंड रियलिटीज, अफोर्डेबल घरों की कमी या परेशान घर खरीदारों के शोषण की खबरें पढ़ते हैं? आप जो भी पढ़ते हैं वह एक बेहद रोजी पिक्चर होती है जिसमें कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, लग्जरी हाउसिंग में उछाल और आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज द्वारा महंगे घर खरीदने की खबरें आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या यह आम भारतीयों की हकीकत है भी कि नहीं? नहीं, यह बिल्डर लॉबी का प्रॉक्सी पीआर मात्र है। आपको पता चलता है कि अमीरों ने रियल एस्टेट से दौलत बनाई है और इसलिए आपको भी उसी राह पर चलना चाहिए। लालच अच्छा है ना? असल में 190 करोड़ का महंगा बंगला खरीदने वाले व्यक्ति के नेटवर्थ इतनी ज्यादा होती है कि वो घर उसकी नेटवर्थ का 10-15% भी नहीं होता है और यह भी उनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने और रिस्क मिटिगेशन करने की रणनीति के तहत होता है। लेकिन आपकी नेटवर्थ क्या है? असल में ये वेस्टेड इंटरेस्ट आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप अपनी परचेज पावर से परे एक फाइनेंशियल लायबिलिटी खरीद लेते हैं। आप सोचने लगते हैं कि रियल एस्टेट आपके लिए भी एक असेट है, अमीरों की तरह। माफ करना दोस्त, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है। घर को एक असेट क्लास मानने के मामले में सरकार भी दोहरी नीति अपना रही है। 2024 में भारत सरकार के तत्कालीन राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मकान बेचने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लेने का बचाव करते हुए कहा था कि मकान एक जरूरत है, असेट नहीं। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर यह जरूरत है, असेट नहीं है, तो सरकार इसे असेट क्यों मान रही है? सरकार होम लोन के मामले में एक फैसिलिटेटर की भूमिका क्यों निभा रही है और बिना किसी लॉक इन क्लॉज के ब्याज सब्सिडी भी क्यों दे रही है? मकानों को एक असेट क्लास मानने में सरकार किसकी मदद कर रही है? बिल्डरों की या आम नागरिकों की? एक से ज्यादा संपत्तियों के लिए होम लोन देने पर कोई सीमा क्यों नहीं है? 2 मकान रखने वाले औसत भारतीयों को आयकर से छूट क्यों मिलती है? बिल्डरों को लगातार अनुकूल सरकारी नीतियां मिल रही हैं और जब स्थिति गंभीर हो जाती है और अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है तब भी सरकार सिर्फ दिखावटी एक्शन के अलावा कुछ नहीं करती है। उदाहरण के लिए आम्रपाली, सुपरटेक, यूनिटेक, जेपी जैसे धोखेबाज बिल्डरों की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिफॉल्ट की वजह से गरीब घर खरीदार सड़कों पर आ गए और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया। लेकिन क्या इससे व्यापक रियल एस्टेट रिफॉर्म्स हो गए?
स्थिति को शांत करने के लिए रेरा लागू किया गया था, लेकिन यह वास्तव में एक ऐसा लचीला कानून साबित हुआ जिसने अपने अस्तित्व के कुछ ही वर्षों में एक औसत घर खरीदार का विश्वास खो दिया। कुछ सवाल जिनके जवाब भी स्पष्ट हैं। क्या रियल एस्टेट एक असेट क्लास है? दुर्भाग्य से हां, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या रियल एस्टेट एक ट्रेडिंग कमोडिटी है? फिर से दुर्भाग्य से हां, और व्यवस्था इसकी अनुमति दे रही है। सवाल, क्या हमारी पॉलिसीज रियल एस्टेट को ट्रेडिंग कमोडिटी में बदलने की अनुमति दे रही है? खैर, हम सभी इसका जवाब जानते हैं। सवाल, क्या सर्किल रेट और मार्केट रेट में अंतर रियल एस्टेट में काले धन को पार्क करने का कारण है? इसका उत्तर पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल, क्या रियल एस्टेट एक ट्रेडिंग कमोडिटी होना चाहिए या एक असेट क्लास होना भी चाहिए, और वो भी ऐसे देश में जहां लाखों लोगों के सर पे छत नहीं है? उत्तर है, किसे परवाह है, हु केयर्स। सवाल अंत में, क्या भारत में कॉम्प्रिहेंसिव हाउसिंग रिफॉर्म्स होगा? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। बेझिझक अपनी राय दें। मेरे साथ बने रहने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।